क्या आपको पता है 95% प्रोफेशनल्स एक्सेसिव पॉर्न यूज और पीएमओ एडिक्शन की वजह से स्ट्रगल कर रहे हैं और डिप्रेशन में जा चुके हैं। उनमें से 13.6% से लेकर के 28.5% तक अपने आप को खत्म करने के बारे में सोचते हैं। द बिगेस्ट मिस्टेक इज दैट लोग उसका सोल्यूशन अपने प्राइवेट ऑर्गन से स्टार्ट करते हैं, जबकि उसका मेन प्लेयर है आपका ब्रेन। आपका ब्रेन और प्राइवेट ऑर्गन दोनों में बहुत ही जबरदस्त एक तालमेल है। ये मैकेनिज्म कैसे काम करता है, अगर आप उसके साइंस को समझ जाओगे तो आपकी प्रॉब्लम खुद ब खुद सॉल्व हो जाएगी। आज का 1 घंटे का प्रेजेंटेशन आपके 50 साल की एनर्जी को बचा सकता है। वैसे मैं लास्ट में आपके लिए एक परमानेंट सॉल्यूशन रिकमेंड करने वाला हूं। अगर आप अपनी समस्याओं को लेकर के काफी चिंतित हैं तो आपको इस प्रेजेंटेशन को कंप्लीटली देखना चाहिए और उसका सॉल्यूशन अवश्य करना चाहिए। अगर शरीर को हम अंदर से देखें तो हमें केवल ये बाहर का जो हिस्सा दिखाई देता है यही विजिबल होता है, सामने दिखाई देता है। इसको पेनिस कहते हैं। और ये जो स्क्रोटम होता है जिसमें टेस्टिस होती है। तो होता क्या है, यहाँ टेस्टिस में स्पर्म्स बनते हैं। हाँ, और स्पर्म्स यहाँ से बन के ऊपर इस ट्यूब के द्वारा इसको वास डिफरेंस कहते हैं, आगे चलकर सीमाइनल वेसिकल्स और प्रोस्टेट, ये 2 ग्रंथियां होती हैं जिसमें से ऐसे तरल पदार्थ बनते हैं जो स्पर्म्स में मिक्स होकर सीमेन बनाते हैं। और फिर आगे जाकर ये इस नली के द्वारा, जो पेशाब की नली भी होती है, इसको यूरिथ्रा कहते हैं, उसके द्वारा बाहर आता है। तो मोस्टली जो हमारे टेस्टिस होते हैं, जो बाहर आपको एक बीन्स, जो बड़े बड़े बीन्स होते हैं उस शेप में होते हैं, वहां पर स्पर्म बनते हैं। एपिडिडाइमिस एक जो यहाँ पर ये अंग है, यहाँ पर वो स्पर्म्स मैच्योर होते हैं, उनकी ग्रोथ होती है और फिर स्पर्म्स इस ट्यूब के द्वारा जब बाहर इजैक्यूलेशन होता है तो यूरिथ्रा से बाहर आते हैं। सेमाइनल वेसिकल्स और प्रोस्टेट ग्रंथि से मोस्टली वाटरी फ्लूइड, जिसको तरल पदार्थ कहते हैं, ज्यादातर बनता है और वही चिपचिपा पानी जो होता है वो इससे बनता है। तो स्पर्म्स बहुत थोड़े होते हैं, ज्यादातर जो पानी होता है उसमें वो सेमाइनल वेसिकल्स और प्रोस्टेट से आता है। ये ब्लैडर है जहाँ पर ये पेशाब हमारा इकट्ठा होता है और जरूरत पड़ने पर इसी नली से बाहर आता है। अब हम जानेंगे किस प्रकार हमारा जो मेल्स में इरेक्शन का प्रोसेस होता है, कैसे इरेक्शन होता है। तो इरेक्शन के लिए अगर आप इधर देखें तो ये एक नॉर्मल रेस्टिंग स्टेट है। नॉर्मल रेस्टिंग स्टेट माना जब कोई उत्तेजना नहीं है। तो उस समय में क्या होता है, हमारा जो पेनिस, जिसको मेल ऑर्गन कहते हैं, उसके आसपास, उस नली के यूरिथ्रा के आसपास, पेशाब की नली के आसपास एक स्पॉन्जी टिश्यू होता है। वो स्पॉन्जी का मतलब होता है जैसे जो एक स्पॉन्ज होता है, जैसे रुई होती है, वैसा एक टिश्यू होता है जिसमें अगर इसको हम ऐसे काट के यहाँ से बीच में से देखेंगे तो ये जो टिश्यू होता है इसके अंदर बहुत सारी खून की नालियां होती हैं जिनको ब्लड वेसल्स कहते हैं। तो जब क्या होता है, उत्तेजना होती है तो इसमें इन नालियों में ये खून भर जाता है। इन नालियों में खून भर जाता है उत्तेजना होने से, और उसकी वजह से ये इसमें कड़ापन आता है। खून भरने की वजह से क्या होता है, 2 तरह की नालियां होती हैं, एक होती है आर्टरीज, एक होती है वेन्स। वेन्स में खून आता है और आर्टरीज में खून आता है और वेन्स से खून बाहर निकलता है। तो जब इसमें खून भरता है तो जो वेन्स होती हैं वो कॉम्प्रेस हो जाती हैं, वो दब जाती हैं। उसकी वजह से वो खून बाहर नहीं जा पाता और वो तनाव बना रहता है जब तक कि कार्य पूरा ना हो। ये हुआ इरेक्शन जो हमने देखा। इजैक्यूलेशन जो प्रक्रिया है वीर्य बाहर निकलने की, उसको इजैक्यूलेशन कहते हैं। और जैसा हमने देखा, यहाँ पर स्पर्म बनता है टेस्टिस में
और फिर वास्ट डिफरेंस इस नली के द्वारा, जिसको वास्ट डिफरेंस कहते हैं, ये ऊपर जाता है, ये नली यहाँ से जाती है, आगे चलकर सेमाइनल वेसिकल्स ग्रंथि और प्रोस्टेट ग्रंथि, इसमें से पानी के साथ, तरल पदार्थ के साथ मिक्स होकर वो आके स्पर्म्स यूरिथ्रा के द्वारा यहाँ से बाहर निकलते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आसान है समझना। तो ये एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा इरेक्शन होता है। देखा हमने, इसमें खून जब बढ़ता है इस टिश्यू में, स्पॉन्जी टिश्यू में, जिसको कॉर्पोरा कैवर्नोसा और कॉर्पोरा स्पॉन्जियोसा भी कहते हैं, तो उसकी वजह से तनाव आता है और इजैकुलेशन का प्रोसेस है इस तरीके से इस नाली में से बाहर निकलना, टेस्टिस में से। अभी हमने ये तो जाना कि ऐसा होता है, लेकिन ऐसा हो क्यों रहा है, कौन इसको कंट्रोल कर रहा है? तो ये सबसे रोचक बात है कि जो हमारा मस्तिष्क होता है वो सब कार्य करता है। ये जो मेल ऑर्गन है ये तो केवल एक खिलाड़ी है, लेकिन ऊपर उसको कंट्रोल करने वाला जो मास्टर माइंड है वो ऊपर बैठा है, ब्रेन। अगर इसको हम समझें, हमारे ब्रेन से सब कुछ कंट्रोल होता है। तो जब भी हम कुछ देखते हैं, ऐसा कुछ सुनते हैं या ऐसा कुछ फील करते हैं, कोई जिसको त्वचा का स्टिमुलेशन कहते हैं, कोई टच करता है, तो उससे क्या होता है, ब्रेन में सिग्नल पैदा होता है और वो नसों के द्वारा, स्पाइनल कॉर्ड में नसें होती हैं, उनके द्वारा हमारी नसें, नाड़ियां जो मेल ऑर्गन में, पेनिस में जाती हैं, वो उसको उत्तेजित करती हैं और वही उसमें से वीर्य स्खलन भी करती हैं। तो इसीलिए कहते हैं जो ब्रेन है वो सबसे पावरफुल सेक्स ऑर्गन है। तो अल्टीमेटली खेल सब मस्तिष्क का है, ब्रेन का है, माइंड का है। तो ब्रेन से यहीं पर वो दिखाया कि एक स्ट्रक्चर, एक अंग होता है ब्रेन में जिसको हाइपोथैलेमस कहता है। उसके आसपास दो छोटे छोटे न्यूक्लियस होते हैं, छोटे अंडाकार रूप के छोटे छोटे अंग होते हैं जिनको पैरावेंट्रिकुलर और प्री ऑप्टिक न्यूक्लियस कहते हैं। वहां से सिग्नल आता है और वो सिग्नल हमारी नसें, नाड़ियों के द्वारा हमारे अंग को उत्तेजित और वीर्य स्खलन में मदद करता है। तो इसमें वही देखा कि कैसे नसें, नाड़ियों के द्वारा वीर्य निकलता है और इरेक्शन होता है। तो इसमें ये देखिए, नसें, नाड़ियां सारी इसमें होती हैं, बहुत सारी। इसमें उत्तेजना होने पर ये सारी खून से भर जाती हैं। और ये देखिए, ये है जब नॉर्मल है, और जब उत्तेजित होता है तो उसमें पूरा खून भर जाता है और वो उसमें कड़ापन आता है। ये ब्रेन आप देख रहे हैं, ये इंसान के ब्रेन की रचना है और ये MRI की आकृति है, फिल्म है, जिसमें ये दिखाया गया है कि जब उत्तेजना नहीं होती तो ब्रेन का ये वाला हिस्सा सक्रिय होता है, और जब उत्तेजना होती है तो ब्रेन का ये वाला हिस्सा, यहाँ से, इस पॉइंट से ब्रेन के हिस्से से सिग्नल जाता है नीचे नसें, नाड़ियों। अभी हमने ये जाना कि मस्तिष्क जो है वो बहुत पावरफुल है और उसी से हमारे सारा जो उत्तेजना है या वीर्य स्खलन की प्रक्रिया है वो कंट्रोल होती है। लेकिन मस्तिष्क में ये कैसे कंट्रोल होता है, इसको हम थोड़ा सा और विस्तार से जानेंगे। डोपामीन, आपने सभी ने नाम तो सुना ही है डोपामीन का। डोपामीन सबसे महत्वपूर्ण केमिकल है, इसका नाम आप सभी याद रखना। यही है जो आपको ये सारी प्रक्रिया को करता भी है, नुकसान भी करता है, फायदा भी करता है। तो जानेंगे किस प्रकार ये एक इतना महत्वपूर्ण रसायन है ब्रेन में। तो क्या होता है, इस हिस्से से जहां से हमने बताया कि यहां से सिग्नल जब शुरू होता है तो पूरा नीचे उत्तेजना होती है, तो डोपामीन यहाँ पर बनता है। जब डोपामीन ज्यादा बनता है, ये देखिए डोपामीन बनता है, तो वो सिग्नल देता है नीचे नसें, नाड़ियों को। करंट यहाँ से जाता है नीचे, पूरा यहाँ तक आकर यहाँ पर भी डोपामीन काम करता है, और यहाँ पर वो एक नाइट्रिक ऑक्साइड होता है। नाइट्रिक ऑक्साइड एक केमिकल है, वो रिलीज होता है, वो
निकलता है बाहर, और उससे क्या होता है, जो नसें नाड़ियां होती हैं उसमें फैलाव होता है, जो खून की नसें होती हैं वो खुल जाती हैं और उसमें तनाव आता है। तो इससे होता कब है ये, जब हम कुछ देखते हैं या ऐसा सुनते हैं या कुछ इमेजिन करते हैं अपने दिमाग में, जिसको हमारी मेमोरी स्टोर कर लेती है, तब ये तत्व बाहर निकलता है, जिसको डोपामीन कहते हैं। तो डोपामीन को साइंटिफिक भाषा में इन सब एक्टिविटीज के साथ जोड़ा गया है, जिसमें जब हम प्यार की अनुभूति करते हैं या सेक्स की अनुभूति करते हैं या जुए की, तो उस समय में डोपामीन हमारे शरीर में प्रचुर मात्रा में बाहर निकलता है हमारे ब्रेन में, और वो ये सब चीजें शरीर में जो बदलाव आते हैं उसका माध्यम बनता है, निमित्त बनता है। अब डोपामीन दिखता कैसे है, आप ये राइट साइड में जो देख रहे हैं ऊपर, ये एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, माना बहुत ही सूक्ष्म की सूक्ष्म इमेज है। ये आंखों से नहीं दिखाई देगा, नॉर्मल माइक्रोस्कोप में भी नहीं दिखाई देगा, ये बहुत ही सूक्ष्म माइक्रोस्कोप होते हैं उससे दिखाई देता है। तो डोपामीन, ये पर्पल बैंगनी रंग के जो छोटे छोटे पार्टिकल्स दिख रहे हैं, ये डोपामीन है, और ये ब्रेन के सेल्स हैं जिसको न्यूरॉन्स कहते हैं। तो एक न्यूरॉन से निकलता है बाहर और दूसरे न्यूरॉन को वो अफेक्ट करता है, दूसरे न्यूरॉन पर असर डालता है। तो अगर इसको हम डायग्राम में देखें तो यहाँ डोपामीन अंदर स्टोर होता है, और जब भी कोई उत्तेजना होती है या कुछ हम देखते हैं या सुनते हैं ऐसा, तो वो वहां से निकलकर दूसरे, जैसे सिग्नल होता है ना, एंटीना होता है, तो ऐसे ही एंटीना को हम रिसेप्टर्स बोलते हैं, वहां पर वो जाके लगता है, और वो एंटीना से जब सिग्नल कैच होता है तो वो आगे करंट पैदा करता है। और इसमें जब आप देखिए, जब करंट पैदा होगा तो वो नीचे जाकर, पूरी नसें नाड़ियों से नीचे जाकर मेल ऑर्गन को वहां पर उत्तेजित करता है, और जो वीर्य का आगे प्रक्रिया है उसको आगे चलाता है। अब ये डोपामीन जो बनता है, इसके ये कब ज्यादा बनेगा, कब कम बनेगा, कौन इसको देखेगा, तो ये काम करता है फ्रंटल कॉर्टेक्स। फ्रंटल का मतलब होता है फ्रंट, फ्रंट मतलब आगे, तो जो हमारे मस्तिष्क का आगे का हिस्सा है इसको फ्रंटल कॉर्टेक्स कहते हैं, फ्रंटल ब्रेन, फ्रंटल कॉर्टेक्स। तो ये पूरी प्रकृति ने रचना की हुई है, जिसमें सब एक चीज दूसरी चीज से जुड़ी हुई है, सब चीज एक चीज से जुड़ी हुई है। जैसे प्रकृति में हर चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई है, अगर एक का भी संतुलन बिगड़ता है तो पूरा संतुलन खराब हो जाता है। तो इसी प्रकार डोपामीन जो यहाँ पर निकलता है, उसको कंट्रोल करने वाला होता है फ्रंटल ब्रेन, इसको फ्रंटल कॉर्टेक्स भी कहते हैं। फ्रंटल कॉर्टेक्स जब उत्तेजित होता है, ये पहले उत्तेजित होता है जब हम कुछ देखते हैं, सुनते हैं, कुछ ऐसा हमको कुछ टच होता है, तो यहाँ से फिर वो सिग्नल देता है, डोपामीन यहाँ से निकलता है, और डोपामीन फिर नीचे जाके नसें नाड़ियों को ट्रैक करता है, काम करता है। तो इसमें भी आप देखें, फ्रंटल कॉर्टेक्स डोपामीन को यहाँ से निकालेगा, तो नीचे काम करेगा। इसमें आपको जो दिखाया, जब डोपामीन ये सिग्नल आता है तो डोपामीन इस न्यूरॉन से निकलकर बहुत सारे डोपामीन, ये जो ऑरेंज कलर के हैं ये सारे डोपामीन हैं, ये दूसरे सेल में जाके जुड़ते हैं और फिर आगे का कार्य होता है। ये दोनों डायग्राम, दोनों फिगर इसलिए दिखाई, ये नॉर्मल प्रोसेस है। नॉर्मली जब हम कुछ अच्छा काम करते हैं तो थोड़ा थोड़ा डोपामीन रिलीज होता है, लेकिन एकदम से कोई हम उत्तेजित चीज देखते हैं, कोई एकदम से, जैसे अगर कोई गलत वीडियो देखा, तो उस समय में क्या होता है, बहुत सारा डोपामीन एक साथ निकलता है, बहुत सारा निकलता है, जो एकदम से बहुत ज्यादा स्टिमुलेशन कर देता है, आगे जो बहुत सारी नसें नाड़ियों को स्टिमुलेट कर देते हैं, इसको कहते हैं ओवर स्टिमुलेशन। तो अगर कोई गलत वीडियो देखते हैं या कुछ गलत विचार एकदम से आता है, तो बहुत सारा डोपामीन एक साथ निकलता है, जिसको ओवर स्टिमुलेशन कहते हैं। होता क्या है, जब ओवर स्टिमुलेशन होता है तो शुरू में सिग्नल जो है नीचे बहुत तीव्र गति से, ये देखिए नॉर्मल है और ये एबनॉर्मल है, ये नॉर्मल नहीं है। इसमें जब हम कुछ अच्छा करते हैं, किसी का कुछ भला करते हैं, कोई अच्छा काम करते हैं, तो डोपामीन निकलता है। लेकिन जब वो बहुत तीव्र गति से निकलता है, एकदम से स्टिमुलेशन होता है, तो बहुत ज्यादा निकलने से ये
सिग्नल डबल निकलता है आगे, और उसका परिणाम स्वरूप उत्तेजना और स्खलन बहुत फास्ट हो जाता है, प्रक्रिया बहुत फास्ट हो जाती है प्रक्रिया, जिसको हम कहते हैं डोपामिन बढ़ा, उससे रिसेप्टर सुपर सेंसिटाइजेशन, ये बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं, और जो प्रक्रिया नॉर्मल जो समय लेती है उससे बहुत कम समय में प्रक्रिया आगे पूरी हो जाती है। और आप अब समझ ही गए होंगे तो किस प्रक्रिया जल्दी जल्दी पूरी होती है, तो इरेक्शन भी बहुत जल्दी होगा और उसके बाद स्खलन भी जल्दी हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होता है, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन या शीघ्र पतन की बीमारी जिसको हम कहते हैं। लेकिन कहानी यहीं तक नहीं रुकती। जैसे किसी को आप बहुत ज्यादा काम करवाएं तो वो कुछ टाइम तो बहुत तेजी से काम करेगा, लेकिन कुछ समय बाद वो थक जाएगा और वो बैठ जाएगा। तो इसी प्रकार जो रिसेप्टर्स होते हैं न्यूरॉन्स में, वो शुरू में बार बार स्टिमुलेशन होने से, ओवर स्टिमुलेशन होने से, ज्यादा स्टिमुलेशन होने से शुरू में तो बहुत तेजी से काम करते हैं। तो एकदम से प्लेजर बहुत ज्यादा आता है, एकदम से इरेक्शन होता है और एकदम से इजैकुलेशन हो जाता है। लेकिन समय के बाद क्या होता है, ये रिसेप्टर्स धीरे धीरे डाउन रेगुलेट या डीसेंसिटाइज हो जाते हैं। अब कितना भी आप डोपामिन निकालो, लेकिन ये रिसेप्टर्स पे काम उतना नहीं कर पाता है, और उसकी वजह से क्या होता है, आगे की उत्तेजना, जो आगे का सिग्नल है वो पूरा नहीं जा पाता, और पूरा अगर सिग्नल नहीं जाएगा तो क्या होगा, इरेक्शन जो होना था सिग्नल की वजह से वो नहीं होता है, और जिसकी वजह से इम्पोटेंसी या फिर नपुंसकता, इसको कहते हैं कि लिंग में कड़ापन नहीं आ रहा है, वो शुरू हो जाता है। तो आप समझ रहे हैं कहां से कहां लिंक होता है ब्रेन में। तो बार बार स्टिमुलेशन करने से ये साइड इफेक्ट होता है। शुरू में जल्दी स्टिमुलेशन होने से, बहुत ज्यादा डोपामिन होने से जल्दी इजैकुलेशन हो जाएगा, प्री मैच्योर इजैकुलेशन जिसको कहते हैं, या शीघ्र पतन। और बाद में क्या होगा, रिसेप्टर्स डाउन रेगुलेट, माना उनकी एक्टिविटी कम, उनकी सेंसिटिविटी कम होने से वो बाद में काम ही नहीं करेंगे। उसके बाद क्या होगा, इम्पोटेंसी हो जाएगी और वीर्य उसमें लिंग में कड़ापन आना वो धीरे धीरे कम हो जाता है। ये सारे कॉन्सेप्ट्स मेडिकल स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, मेडिकल स्टूडेंट्स को पता होता है, डॉक्टर्स को पता होता है, लेकिन जानकारी ये सब जनरल पब्लिक को कम ही मिल पाती है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आपको जानना है। अब एक और इम्पोर्टेंट या इंटरेस्टिंग, बहुत ही रोचक कॉन्सेप्ट है, वो है रूल ऑफ बिगेट्स और फीडबैक। अब होता क्या है, हमने यहाँ पर जाना कि यहाँ से डोपामिन निकलता है और वो नीचे जाके सिग्नल देता है, और फ्रंटल कॉर्टेक्स जो आगे का हिस्सा है ब्रेन का, ये वाला, ये इसको कंट्रोल करता है, डोपामिन इसको प्रेरित करता है कि आप डोपामिन निकालो। लेकिन प्रकृति का एक नियम है, जो आप दोगे आपको वापस भी मिलेगा। ऐसे ही ब्रेन में भी होता है, जब ये इसको स्टिमुलेट करता है, इसको आप डोपामिन निकालने के लिए प्रेरित करता है, तो ये भी वापस इसको, जो जहां से डोपामिन निकलता है ये हिस्सा, ये भी वापस फ्रंटल ब्रेन को, आगे के ब्रेन को सिग्नल देता है। क्या सिग्नल देता है, कि अभी मुझे और डोपामिन चाहिए। तो वो इसको और प्रेरित करता है फ्रंटल ब्रेन को कि आप और ज्यादा देखो ये चीजें सुनो, ये चीजें पढ़ो, क्योंकि मुझे डोपामिन चाहिए। डोपामिन कैसे मिलेगा, डोपामिन का स्टिमुलस माना कि उससे डोपामिन को बढ़ाने की तरीका क्या है, कि आदमी वो चीज देखे सुने जिससे उसको डोपामिन बढ़े और वो आगे सिग्नल नीचे जाए। तो जिसको कहते हैं हम क्रेविंग मतलब बहुत तेज इच्छा, तीव्र इच्छा जिसको कंट्रोल नहीं कर सकते। जैसे शराबियों को होती है, सिगरेट पीने वालों को होती है, जिनको आदत लग जाती है और इससे क्या बन जाती है, फिर एक एडिक्शन बन जाता है। तो ये बार बार इससे डिमांड करता है, मांग करता है कि आप ऐसी चीजें देखो, बोलो, सुनो। तो इसी वजह से हमें क्या होता है, हम कहते हैं कि पता है हमें गलत है, लेकिन हम कंट्रोल नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि बार बार उससे मांग करता है कि मुझे और डोपामिन चाहिए, तो अब मुझे ये सब चीजें और करिए। और इसी वजह से, यही कारण से OCD, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, तो बार बार करने की, पता होते हुए भी बार बार करने की इच्छा, जिसको ऑब्सेशन या कंपल्जन कहते हैं। तो डोपामिन बढ़ता है, उससे रिवॉर्ड सिस्टम,
फीलिंग प्लेजर। जो डोपामिन बढ़ता है उससे हमें एक अच्छी फीलिंग होती है, क्योंकि डोपामिन बढ़ने से इरेक्शन होता है, इजैकुलेशन होता है, उससे अच्छी फीलिंग आती है। डोपामिन को रिवार्ड हार्मोन कहते हैं, प्लेजर हार्मोन कहते हैं, कि उससे प्लेजर की अनुभूति होती है, लेकिन वो क्षणिक प्लेजर होता है। उससे क्या होता है, डोपामिन जब ज्यादा निकलता है वो वापस फ्रंटल ब्रेन को असर डालता है, और उससे इंसेंटिव सैलियंस और वांटिंग, ये मेडिकल टर्म्स हैं। वांटिंग मतलब वो और इच्छा पैदा करता है, और उसकी वजह से क्रेविंग होती है, और अंदर से कुछ और पाने की, और करने की इच्छा जागृत होती रहती है, और फिर वो डोपामिन को और बढ़ाता है। तो एक साइकिल बन जाती है। डोपामिन बढ़ता है, फिर क्रेविंग आती है, डोपामिन बढ़ता है, फिर क्रेविंग। तो एक साइकिल बन जाती है, और इसको लत कहते हैं, जिसमें आदमी फंस जाता है। जो हमारा आगे का हिस्सा होता है, ये फ्रंटल ब्रेन, ये सोचने का ब्रेन होता है, इसको थिंकिंग ब्रेन भी कहते हैं। इसका काम क्या होता है, चीजों को समझना, पर्सनैलिटी बनाना, क्या सही है क्या गलत, डिसाइड करना क्या मैं ठीक कर रहा हूं, सोचने विचारने की शक्ति, थॉट्स और इमोशंस पैदा करने की, सही इमोशंस, खुशी के अच्छे इमोशंस, बिहेवियर, सोशल बिहेवियर, हमें सबसे कैसे बात करनी है, कैसे हम व्यवहार करते हैं, ये सब कंट्रोल यहाँ से होता है। लेकिन जब अगर ये डैमेज हो जाए, अगर ये फ्रंटल ब्रेन डैमेज हो जाए, तो क्या होगा, हमारे जो विचार हैं वो खराब हो जाएंगे। तो ये जो फ्रंटल ब्रेन होता है, ये डेवलप होता है धीरे धीरे मस्तिष्क, और ये 25 साल की उम्र तक बढ़ता रहता है। 25 साल की उम्र तक बढ़ता रहता है। लेकिन क्या होता है कि अगर ये ठीक से डेवलप नहीं हो, ठीक से बढ़े नहीं, तो ऐसे इंसान जो होते हैं उनकी सोच विकृत हो जाती है। उनको समझ नहीं आता कि वो सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। उनको गलत काम करते हुए भी शर्म भी नहीं आती। वो अपनी गलत चीजों को ना तो मानेंगे कि वो गलत कर रहे हैं, ना उनके अंदर दूसरों के लिए कंपैशन की, दया की फीलिंग्स होती हैं। तो वो क्या होते हैं, वो अपने व्यवहार में भी फेल हो जाते हैं। ना उनका दिमाग चलता है कि क्या सही है क्या गलत है। वो अपने मैथमेटिक्स के सवाल नहीं कर सकते, लॉजिकल नहीं सोच सकते। इमोशंस उनके बहुत ऊपर नीचे बहुत जल्दी होते हैं। एक डॉक्टर रजिता हैं, उन्होंने देखा कि कारण क्या क्या है। जो फ्रंटल हमारा जो इतना महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिससे हमारा पूरा व्यवहार, हमारी पढ़ाई, हमारा करियर बेस है, उसका कारण क्या है, क्यों ये खराब हो जाता है कम उम्र में। तो उन्होंने देखा कि जब कोई वीर्यनाश ज्यादा करता है कम उम्र से, तो क्या होता है, वीर्यनाश करने से, डोपामीन ज्यादा निकालने से, वो जब उल्टा सिग्नल देता है फ्रंटल ब्रेन को, तो वहां से वो उसको डैमेज करता जाता है। ज्यादा वीर्य निकलने से क्या होता है, एक तो जो ब्रेन के केमिकल्स होते हैं वो वीर्य के केमिकल्स से मेल खाते हैं। तो जब वीर्यनाश ज्यादा होता है तो ब्रेन को केमिकल्स, एनर्जी नहीं मिल पाती, जो उसका खाद्य पदार्थ है जिससे वो आगे विकसित होता है, वो नहीं बन पाते। तो उसकी वजह से वो ब्रेन भूखा रह जाता है, जिसको आम भाषा में कहें। दूसरा, बार बार डोपामीन के स्टिमुलेशन से वो फ्रंटल जो कॉर्टेक्स होता है वो डैमेज हो जाता है। तो वही इसमें लिखा है कि डोपामीन बढ़ता जाता है, और सीरोटोनिन जो अच्छा केमिकल है जिससे डिप्रेशन कम होता है, वो कम होता जाता है मास्टरबेशन या पॉर्न के एडिक्शन से। सीरोटोनिन और डोपामीन का उल्टा रिश्ता है, जितना डोपामीन ज्यादा होगा सीरोटोनिन कम हो जाता है। सीरोटोनिन कम होने से, डोपामीन ज्यादा बढ़ने से ये डैमेज होता जाता है। ये डायग्राम थोड़ा सा मेडिकली कॉम्प्लिकेटेड है, मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए भी कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन इसको बहुत आसान तरीके से आपको समझाएं तो क्या होता है, जब डोपामीन, यहाँ पे डोपामीन निकल रहा है, आप देखिए छोटे छोटे जो पीले रंग के और जिनकी कवरिंग ऑरेंज है, यहाँ से ये डोपामीन निकल रहा है, और ये क्या करता है, अपनी जीन्स तक को अफेक्ट कर देता है। ये जो हमारी अंदर डीएनए होता है उसमें भी बदलाव कर देता है, और वो बदलाव जो पैदा करता है उससे केमिकल, उससे जो प्रोटीन पैदा होता है, वो जाकर ये फ्रंटल ब्रेन को जाके हिट करता है, इसको नुकसान पहुंचाता है, और इसमें बदलाव शुरू हो जाते हैं। अब महत्वपूर्ण ये है, ये जो बदलाव होते हैं ज्यादातर 25 साल से कम उम्र में होते हैं, क्योंकि उस समय में ये फ्रंटल ब्रेन जो है वो विकसित हो रहा होता है। तो अगर 25 साल से कम उम्र में हम बहुत ज्यादा डोपामिन निकालते हैं मास्टरबेशन से, या पॉर्न देखने से, या गलत आदतों से, या कोई और गलत आदत है, तो क्या होता है, ये डीएनए से गलत प्रोटीन निकल के
इसको फ्रंटल ब्रेन को नुकसान पहुंचाते रहते हैं और ये विकसित नहीं हो पाता है, जो भी आपको पीछे समझाया। तो 25 साल से कम उम्र में गलत आदतों से ये प्रॉब्लम्स होती हैं। 25 साल के बाद क्या होता है, ये ऑलरेडी डेवलप हो चुका होता है, तब तक इसकी डेवलपमेंट, इसकी विकास हो चुकी होती है। तो उसके बाद अगर किसी को आदत लगती है, उसके बाद ही किसी को आदत लगती है ज़्यादा सेक्स की, ज़्यादा मास्टरबेशन की, तो वो असर तो डालेगा, लेकिन ऑलरेडी एक चीज़ जो बढ़ चुकी है उस पर उतना असर नहीं आएगा, जबकि वो चीज़ बढ़ रही है। जैसे एक बच्चा होता है, अगर उसको गलत आदत बचपन से लग जाए तो उसको ज़्यादा असर करती है। उसका कारण यही है कि उस समय विकसित हो रहा होता है, तो अगर गलत विकसित हो जाए तो फिर वो जिंदगी भर के लिए परमानेंट प्रॉब्लम बन जाती है। इसको और अच्छे से समझाने के लिए हम आपको एक छोटा सा वीडियो दिखाना चाहेंगे। ये वीडियो हम आपको लास्ट में दिखाएंगे। तो इस प्रकार जब हमें मास्टरबेशन की एडिक्शन होती है तो डोपामीन बहुत ज़्यादा बढ़ने की वजह से फ्रंटल ब्रेन को वो बार बार प्रेरित करता है कि आप और ज़्यादा ये चीज़ें देखो, और ज़्यादा करो, और ज़्यादा डोपामीन होता है। लेकिन उस साइकिल में होता क्या है, जो रिसेप्टर्स होते हैं वो कम होने की वजह से एक तो वीर्य बहुत जल्दी निकल जाता है, क्योंकि वो बहुत सुपर सेंसिटिव हो जाता है। फिर धीरे धीरे वो रिसेप्टर्स डिसेंसिटाइज, निष्क्रिय होने की वजह से उसमें रसायन आगे जाता ही नहीं है। इससे तनाव की कमी माना इरेक्शन में प्रॉब्लम होती है। और फिर जो ब्रेन होता है उसमें जो हिस्से होते हैं, जो समझने सोचने की शक्ति होती है, उसकी जगह सेक्स के नेगेटिव थॉट्स के हिस्से बन जाते हैं। क्योंकि जब 25 साल से पहले ब्रेन बन रहा होता है, उस समय अगर हम ये चीजें ज्यादा करते हैं तो ब्रेन में अच्छी चीजों के बजाय नेगेटिव चीजें घर कर जाती हैं। वहां पे केमिकल्स अपना डेरा जमा लेते हैं। और फिर सबको पता ही है आगे चलकर क्या हालत होती है। दूसरा, जब ये तो हुआ ब्रेन में क्या होता है, ब्रेन में किस प्रकार आपने देखा कि किस प्रकार ओवर स्टिमुलेशन की वजह से तुरंत वीर्यस्खलन होना, उसके बाद फिर जब रिसेप्टर्स निष्क्रिय होने की वजह से इम्पोटेंसी या जिसको कहें कि नपुंसकता आना, और तीसरा एडिक्शन हमने जाना कि किस प्रकार डोपामीन और फ्रंटल ब्रेन आपस में साइकिल बनाकर उसको बार बार करते हैं, बार बार करते रहते हैं। फिर प्लेजर मिलता है, फिर करते हैं, फिर प्लेजर मिलता है, फिर करते हैं, लेकिन वो बाहर निकलना चाहते हुए भी निकल नहीं पाता है। तो हमने देखा कि ब्रेन में ही कितनी ताकत है ये सब करने की, और ब्रेन से ही पूरा खेल चल रहा है। लेकिन नीचे की तरफ अगर हम देखें, कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा या सुना होगा या अनुभव किया होगा कि ज्यादा वीर्यनाश करने से, ज्यादा मास्टरबेट करने से नसें फूल जाती हैं। जो ऑर्गन पे नसें होती हैं, जो आदमी के ऑर्गन पे नसें होती हैं, वो फूल जाती हैं। उसका कारण क्या होता है, जब आप मास्टरबेट करते हैं तो उसमें जो हमारी ये नसें होती हैं, बहुत सारी नसें होती हैं, उनमें छोटे छोटे ब्रेक हो जाते हैं, वो टूट जाती हैं, क्योंकि बहुत डेलिकेट होती हैं, वो बहुत डेलिकेट होती हैं। लेकिन फिर वो जब प्रकृति उनको रिपेयर करती है तो वो रिपेयर के समय में उतने अच्छे से रिपेयर नहीं हो पाती, और फिर वो वहां पर कहीं पर फूल जाएगी, कहीं पर वो टेढ़ी मेढ़ी हो जाएगी। तो उसकी वजह से नुकसान क्या होता है कि जब आप मास्टरबेट ज्यादा करने से, उस रगड़ की वजह से जो हमारी वहां पर खून की और जो तंत्र नाड़ियां हैं उनको डैमेज पहुंचता है। तो इसमें ये दिखाया कि क्या होता है, जैसे ट्रॉमा माना चोट लगती है जब टफ मास्टरबेट करते हैं, जब बहुत रगड़ करते हैं या ज्यादा तेज सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं, तो उसको इंजरी हो जाती है, चोट लग जाती है पेनिस को। उसकी वजह से जो उसमें नसें नाड़ियां होती हैं वो डैमेज होती हैं। उसकी वजह से पिनाइल नमनेस, नमनेस माना सुनपन होना, सॉफ्ट ग्लांस माना आगे का जो हिस्सा है वो सॉफ्ट हो जाता है। इरेक्टाइल डिसफंक्शन, नसें नाड़ियां काम नहीं करती हैं तो खून उसमें ठीक से भरता नहीं है, तो उसकी वजह से इम्पोटेंसी या
कहेंगे कड़ापन ना आना, नपुंसकता, या फिर पेन ऑन इरेक्शन। जब वो कड़ापन आएगा तो उसमें दर्द होता है, क्योंकि वहां पर लोकल इन्फ्लामेशन माना सूजन आ जाती है उन नसें नाड़ियों में, और जिसकी वजह से फिर सबको पता है डिप्रेशन, एंजाइटी और नपुंसकता के दुष्प्रभाव हमें देखने को मिलते हैं। तो ये सब आपने मेडिकल साइंस की चीजें जानी, पहचानी। आज सबको ऐसा लग रहा होगा कि हम कहाँ सी दुनिया में पहुंच गए, हम तो क्या कर रहे थे और क्या क्या होता है हमारे शरीर में, हमारे ही शरीर में सब चीजें हो रही है। हाँ, कहाँ से क्या हो जाता है, हम कहाँ पर फंसे हुए हैं। तो अभी भी अगर कोई ये सवाल पूछे कि क्या अत्यधिक हस्तमैथुन से नपुंसकता आती है, तो आपका जवाब क्या होगा? अभी भी सोचेंगे या आप क्लियर हैं कि क्यों आती है, या आती है या नहीं आती है? हमने जाना क्या क्या मैकेनिज्म होते हैं। पहला, रिवार्ड सर्किटरी ओवर स्टिमुलेशन। तो जब हम कोई ऐसी उत्तेजक चीज, पॉर्न या कुछ ऐसा देखते हैं, तो वो जो रिवार्ड सिस्टम है डोपामिन का, वो ओवर स्टिमुलेट होता है। उसकी वजह से सुपर नॉर्मल स्टिमुलस हाइपर सेंसिटिविटी बढ़ जाती है और एकदम से सिग्नल नीचे जाता है। पॉर्न देखने का एक और नुकसान है, उससे क्या होता है, वो सुपर नॉर्मल स्टिमुलस होता है, क्योंकि जो उसमें दिखाते हैं हम उसी की ब्रेन हमारी कल्पना करता है, और उसके लिए वही स्टिमुलस माना वही, जब तक चीज उसको नहीं मिलेगी तब तक वो सिग्नल आगे नहीं पैदा करेगा। ब्रेन ऐसा समझने लगता है। तो उससे क्या होता है, फिर कई लोग जैसा पॉर्न में दिखाते हैं वैसा ही ट्राई करने की कोशिश करते हैं, नहीं तो उनको वो उत्तेजना नहीं आती। तो शादी के बाद सेक्स करने में प्रॉब्लम आना, इंटरकोर्स करने में प्रॉब्लम आना इसीलिए होता है क्योंकि अगर उन्होंने अत्यधिक पॉर्न देखा है तो उनका ब्रेन उसी तरह रिएक्ट करता है, वो उसी पॉर्न के उसी एक्ट से, उसी विजुअलाइजेशन से उसको इरेक्शन होगा, नहीं तो नहीं होगा। इसको कहते हैं सुपर नॉर्मल स्टिमुलस। और पॉर्न में क्या क्या होता है, वो जब देखता है तो वो उसकी तड़प और बढ़ जाती है, वो उससे आगे जाना चाहता है, क्योंकि उतने डोपामिन से रिसेप्टर्स अब संतुष्ट नहीं होते हैं, उसको और ज्यादा स्टिमुलस चाहिए होता है। तो इसीलिए वो और सॉफ्ट से हार्ड कोर, हार्ड पॉर्न, ये सब की तरफ बढ़ता जाता है, क्योंकि रिसेप्टर्स उसके उतने में तृप्त नहीं होते हैं। वो हमने देखा साइकिल कैसे बनी हुई थी। तो ये उसके बहुत ही दुष्प्रभाव है पॉर्न के। और इसीलिए आपको जानकर हैरानी होगी जो आप कहते हैं कि मेडिकल लिटरेचर में इसको नॉर्मल माना गया है, पॉर्न और मास्टरबेशन को। ऐसा नहीं है, सिर्फ ये है कि इन चीजों को सामने नहीं लेके आया गया है। और एक पाइड टर्म बहुत आम भाषा में यूज किया जाता है यूएसए में। पाइड का मतलब है पॉर्न इंड्यूस इरेक्टाइल डिसफंक्शन, पॉर्न से होने वाला नपुंसकता, इरेक्टाइल डिसफंक्शन, जिसको किन्सी इंस्टीट्यूट इंडियाना यूनिवर्सिटी यूएसए में है। 2007 में ये टर्म, ये नॉमेनक्लेचर दिया गया। फिर जैसे आपको बताया, शुरू में वो सुपर नॉर्मल स्टिमुलस होगा, और ज्यादा स्टिमुलस चाहिए, हाइपर सेंसिटिविटी होगी, जल्दी स्खलन होगा। लेकिन फिर समय के साथ डाउन रेगुलेशन, रिसेप्टर्स कम होने से हैबिचुएशन माना हैबिट पड़ जाती है, टॉलरेंस हो जाती है, मतलब और ज्यादा चाहिए, डोपामिन और ज्यादा निकालना पड़ता है। उसकी वजह से क्या होगा, अब डोपामिन कहाँ तक, कब तक बढ़ेगा, उसकी वजह से क्या होता है, वो सिग्नल ही नहीं जाता है, उसकी वजह से नपुंसकता आ जाती है। और लोकल इंजरी, जो हमने देखा कि पेनिस की जो नसें नाड़ियां हैं उनके ऊपर जब चोट पहुंचती है इन गतिविधियों से, मास्टरबेशन से, तो उसकी वजह से हमें प्रॉब्लम्स आती है। तो क्या क्या प्रॉब्लम आती है, पुअर इरेक्शन, लिंग में कड़ापन ना आना, पुअर डेवलपमेंट, लिंग का छोटा हो जाना, क्योंकि उसका विकास ठीक से नहीं हो पाता। अगर जब तक विकास होता है उसका 17-18 साल तक विकास होता रहता है, लेकिन अगर उससे पहले ही किसी को आदतें लग जाए उसका विकास नहीं होता है। बार बार ही उसकी इंजरी होने से, उसमें नसें नाड़ियां ठीक से, खून का बहाव ना होने से का विकास ठीक से नहीं होता है। इसीलिए छोटापन होना, टेढ़ापन होना, कड़ापन नहीं आना, ये सब प्रॉब्लम आती है। प्रीमेच्योर इजैकुलेशन, जल्दी स्खलन होना, एडिक्शन, हम चाहते हुए भी इससे बाहर नहीं निकल पाते। नॉर्मली क्या होता है प्रीमेच्योर इजैकुलेशन में, नॉर्मली क्या होता है, जब एक नॉर्मल सेक्सुअल साइकिल होती है, जब एक नॉर्मल सेक्स होता है तो उसमें शुरुआत से लेकर ये समय के साथ साथ कुछ गतिविधियां होती हैं। लेकिन प्रीमेच्योर में क्या होता है, ये टाइम छोटा हो जाता है, होती सारी वही चीजें हैं लेकिन टाइम छोटा हो जाता है। जैसे शुरू में
लव मेकिंग या धीरे धीरे उसके अच्छा लगना, धीरे धीरे चीजें चलती हैं। लेकिन जब कोई इंसान गलत वीडियोस देखता है तो उसमें क्या होता है, तुरंत उसको वही चीज, क्योंकि डोपामिन लास्ट का जो ऑर्गेज्म होता है उससे बहुत ज्यादा बनता है, तो वो कर सकता है उसको कंट्रोल। वो तुरंत उस पर जाता है, उसको देखता है और वीर्य स्खलन कर देता है। जो बीच के जो स्टेप्स होते हैं वो खत्म होने की वजह से वीर्य बहुत जल्दी निकल जाता है और ब्रेन इसको पकड़ लेता है और ये वो आदत के रूप में ले लेता है। और अब वो ना चाहते हुए भी देखते ही उसको वीर्य स्खलन होता है, क्योंकि वीर्य स्खलन में सबसे ज्यादा डोपामीन एकदम से बनता है, तो उसको बस वही चाहिए होता है। तो ब्रेन को चाहिए डोपामीन, ब्रेन भूखा होता है डोपामीन, तो वो तुरंत उसको लेने के लिए स्खलन कर देता है ताकि उसको एकदम से हो। इसीलिए कुछ जो कहते हैं कि हमें देखते ही वीर्य निकल जाना, किसी को कुछ बात सुनते ही जल्दी शीघ्र पतन हो जाना, ये इसी वजह से होता है। तो नॉर्मल स्टिमुलस में डोपामीन धीरे धीरे बढ़ता है, धीरे धीरे नीचे आता है। सुपर नॉर्मल माना एकदम से कोई उत्तेजनक चीज देखी, उसमें इंस्टेंटली होता है और ब्रेन को वही चाहिए होता है, डोपामीन ज्यादा से ज्यादा, उसकी भूख बढ़ती जाती है, क्योंकि उसका प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, जो फ्रंटल कॉर्टेक्स जो सोचने समझने की शक्ति है, वो डैमेज विकसित नहीं होती है। तो डोपामीन बस उसको एक ही धुन लगी रहती है, मेरे को बस डोपामीन चाहिए, डोपामीन चाहिए, डोपामीन चाहिए। इसीलिए उसके दिमाग में बस, जो कहते हैं कि हमारे दिमाग में बस यही घूमता रहता है, वो यही कारण है कि उनका फ्रंटल कॉर्टेक्स डेवलप नहीं हो पाता। कुछ लोग बातें करते हैं रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन, कहते हैं कि हमारा पेशाब में वीर्य आता है, इसको धातु रोग भी कहते हैं। इसका मेडिकल बेसिस क्या है? बहुत आसान है। आपने देखा यहां से वीर्य बना, ये वीर्य स्काई ब्लू कलर में दिखाया हुआ है आपको, नीले रंग में, हल्के नीले रंग में, ये इस नाली से जाता है वास्ट डिफरेंस से, यहाँ पर आके ये जो नाली है यहाँ पर ये कॉमन हो जाती है, कॉमन माना सेम हो जाती है। नॉर्मली क्या होता है, ये ब्लैडर है, यहाँ पर पेशाब भरता है। नॉर्मली जब नॉर्मल कंडीशन होती है तो पेशाब जब करना होता है तो यहाँ से आता है यूरिन, यहाँ से आके बाहर निकल जाता है। लेकिन जब इसमें कड़ापन होता है या फिर वीर्य स्खलन होना होता है तो ये रास्ता यहाँ पर बंद हो जाता है, ये रास्ता यहाँ पर बंद हो जाता है, तो वीर्य उल्टा नहीं जा सकता, यहीं से बाहर निकल जाता है। और लेकिन जब हमारे बार बारी वीर्य नाश से हमारी जो नीचे की जो उस जगह की कहें गुदा द्वार और पेशाब मलमूत्र द्वार के जो नीचे की हमारी मांसपेशियां हो जाती हैं वो कमजोर हो जाती हैं, तो क्या होता है, ये दरवाजा बंद नहीं हो पाता और वीर्य उल्टा वापस ब्लैडर में चले जाता है। और जब पेशाब करना होता है तो क्योंकि वीर्य उसमें होता है तो वो पेशाब के साथ बाहर आता है। इसीलिए आपने देखा होगा जो त्रिबंध प्राणायाम है उससे फायदा होता है। क्यों? क्योंकि त्रिबंध प्राणायाम में वहां के मूल मलमूत्र द्वार की जो हमारी मांसपेशियां होती हैं उनको मजबूत बनाते हैं ताकि ये रास्ता समय पर बंद हो जाए। तो हमें प्रकृति ने बहुत अच्छी रचना दी है। देखिए कैसे छोटी छोटी जगहों में कैसे कैसे उल्टा वीर्य ना जाए, ब्लैडर में ना जाए, पेशाब की थैली में ना जाए, कैसे कैसे छोटे छोटे गेट लगा रखे हैं। लेकिन हम अपनी ही नादानियों से, असावधानियों से कैसे इसका डैमेज कर देते हैं, कैसे इसको खराब कर लेते हैं। तो प्रकृति ने कुछ गलत नहीं किया, लेकिन हमने ही उसको बिगाड़ दिया। फ्रंटल कॉर्टेक्स अगर 25 साल की उम्र तक कोई ब्रह्मचर्य का पालन करता है, गलत चीजों में नहीं जाता है, तो फ्रंटल कॉर्टेक्स इतना अच्छे से विकसित हो जाता है, जैसे विवेकानंद जी का था, जो बड़े बड़े महात्मा थे उनका था, तो इतना अच्छे से डेवलप होता है कि वो डोपामीन को कंट्रोल में रखता है। जिस समय उसको डोपामीन लगता है वो अपना काम करता है और फिर उसके बाद वो दूसरी चीजों में अपना दिमाग इस्तेमाल करता है। इसीलिए ज्यादा वीर्यनाश करते हैं उनका दिमाग कमजोर होता है, उनकी सोचने समझने की शक्ति कम हो जाती है, क्योंकि फ्रंटल कॉर्टेक्स डेवलप नहीं होता। तो फ्रंटल कॉर्टेक्स को डेवलप होने के लिए इसीलिए कहा कि ब्रह्मचर्य 25 साल तक अति आवश्यक है। ये सारी चीजें मेडिकल साइंस ने तो अभी कुछ पिछले 100-150 सालों में बाहर आविष्कार किए हैं, लेकिन सोचिए हमारे ऋषि मुनियों को कितना पहले से पता था ये बातें, तभी उन्होंने ब्रह्मचर्य 25 साल तक बोला। लेकिन दुर्भाग्य ये है मेडिकल साइंस को ये सब पता होते हुए भी ये चीजें, ये कॉन्सेप्ट्स पूरी दुनिया में सबको नहीं मालूम है। लेकिन मेडिकल लिटरेचर इस चीज को समझती है और उसको ये प्रॉब्लम भी पता है
और हम ऐसे ही नहीं कह रहे, ये सारी साइंटिफिक चीजें हैं। 1957, लगभग आज से कितने साल हो गए, 70 साल पहले लगभग, हाँ, साइंस ने कॉन्टिनेंस माना ब्रह्मचर्य की फायदे को पहचान लिया था। और ये बुक लिखी थी ग्रेट साइंटिस्ट रेमंड डब्ल्यू बर्नार्ड ने। उन्होंने देखा कि सीमेन में 90% वाटर माना पानी और 10% ही सॉलिड्स होते हैं, जिसमें प्रोटीन्स, लिपिड्स, कोलेस्ट्रॉल, मिनरल्स आते अनादि चीजें होती हैं। उन्होंने देखा कि ये जो सारी पदार्थ हैं ये सारे हमारे मस्तिष्क में भी होते हैं, और ये हमारे मस्तिष्क में जो न्यूरॉन्स होते हैं उनके काम करने के लिए बहुत आवश्यक होते हैं। जब कोई अगर इंसान इनका नाश करता है, इनको वेस्ट करता है, तो ब्रेन को वो न्यूट्रिएंट्स, वो पदार्थ नहीं मिल पाते और ब्रेन कमजोर होता है। तो अगर फ्रंटल कॉर्टेक्स बार बार ही वीर्य नाश किया जाए तो फिर फ्रंटल कॉर्टेक्स डेवलप नहीं हो पाता और ब्रेन फंक्शन पुअर हो जाता है। जबकि फ्रंटल कॉर्टेक्स अच्छा तभी बन सकता है जब वीर्य को उसको बचा के रखा जाए। जितना बचाएंगे उतना आपका फ्रंटल कॉर्टेक्स अच्छा रहेगा। और ये स्टडीज भी हुई हैं, ये देखिए, ये ब्रेन के ये बहुत हाई रेजोल्यूशन इमेजेस हैं, नॉर्मल इमेजेस नहीं है, नॉर्मल एमआरआई नहीं है, ये एक्सपेरिमेंटल है। ये सब साइंटिस्ट ने रिसर्च की हुई है। उन्होंने देखा एक नॉर्मल ब्रेन को, नॉर्मल इंसान के ब्रेन को लिया, नॉर्मल माना, इसने सेक्स एडिक्टेड नहीं है, जो इन गतिविधियों में उलझता नहीं है, जो पॉर्न मास्टरबेशन से दूर है, और एक सेक्स एडिक्टेड ब्रेन का उन्होंने फोटो खींचा। ये नॉर्मल कैमरे से नहीं, ये गामा कैमरा होता है, उससे खींचा जाता है। उन्होंने देखा कि जितना जितना यहाँ पे पीला होगा वो अच्छा होता है, और यहाँ पर देखिए पीलापन कम होता जा रहा है। इधर देखिए डार्क पीला है, इधर नीला नीला आ रहा है। नीला माना ब्रेन में जहर, नीला जहर होता है ना, जहर, तो ऐसे ही कोड होता है इसका भी। तो वहां पर ब्रेन का जो टिश्यू है, सेल्स है, वो डेड हो गए, मर गए। और सेक्स एडिक्टेड ब्रेन एक बूढ़ा ब्रेन, अगर एक 80 साल के इंसान का ब्रेन का स्कैन निकाले तो ऐसा निकलेगा। तो 80 साल के बूढ़े जैसा उसका दिमाग हो जाता है, सोचने समझने की शक्ति कम हो जाती है। कुछ आपको हम आर्टिकल्स दिखाएंगे। जब भी मेडिकल लिटरेचर, जो मेडिकल प्रोफेशनल्स होते हैं, उनको कुछ देखना होता है कि क्या सही है क्या गलत है, वो हमेशा एविडेंस मांगते हैं। एविडेंस का मतलब है तथ्य मांगते हैं कि आप दिखाओ कि कहाँ पर ये प्रूव हुआ है। मंथन अब हमेशा साइंस को स्पिरिचुअलिटी के साथ लिंक करके बताता है, वो साइंस बताता है। तो आज हम आपको ऐसी तथ्य बताएंगे जिन लोगों को अभी भी विश्वास नहीं है, वो लोग ये पढ़ सकते हैं। रेफरेंसेस भी सब दिए हुए हैं, जो मेडिकल प्रोफेशनल्स MBBS MD जुड़े हुए होंगे उनको समझ में आएगा। तो ये सॉलिड प्रूफ होता है। तो ये एक आर्टिकल है, ये एक जो बाहर के लोगों ने किए हुए हैं, जिसमें आप देखिए कंक्लूजन क्या निकला। Men who prefer masturbation with pornography have a significant increased risk of sexual dysfunction। माना जो आदमी पॉर्न और मास्टरबेशन को ज्यादा महत्व देते थे बजाय अपने शादीशुदा पार्टनर के साथ सेक्स के बजाय, उनको कहीं ज्यादा सेक्स की प्रॉब्लम्स, डिसफंक्शन माना इरेक्टाइल डिसफंक्शन माना शीघ्र पतन, नपुंसकता, एडिक्शन, ये सब प्रॉब्लम्स कहीं ज्यादा होती है। ये मेडिकल साइंस कहता है। एब्स्टिनेंस फॉर मास्टरबेशन हाइपरसेक्सुअलिटी। एब्स्टिनेंस अगर आप नहीं करते हैं, ब्रह्मचर्य पालन करते हैं, मास्टरबेशन नहीं करते हैं, इज रिकमेंडेड। वो कहते हैं रिकमेंड कर रहे हैं हम आपको एज अ स्ट्रैटेजी टू इम्प्रूव वंस सेक्सुअल सेल्फ रेगुलेशन। अगर अपने आप सेक्स लाइफ को आप नियंत्रित करना चाहते हैं, उसको बेहतर बनाना चाहते हैं, तो आपको मास्टरबेशन से दूर रहना चाहिए। ये है लिटरेचर जो आप वीडियो विकिपीडिया में पढ़ते हो, गूगल पे पढ़ते हो, वो सब जो होती है वो इन्फ्लुएंस होता है बड़े बड़े जो पॉर्न इंडस्ट्री होती है, वो सब इंफॉर्मेशन की कोई ऑथेंटिसिटी नहीं होती। वो तथ्य सही है गलत है कोई उसको प्रूव नहीं कर सकता। लेकिन ये जो होते हैं बड़े बड़े मेडिकल जर्नल्स में पब्लिश होते हैं, और ये पुराने नहीं है। देखिए ये 2019 का है, 2019, ये 2020 आर्काइव्स ऑफ सेक्स बिहेवियर, ये बहुत ही पावरफुल जर्नल है। तो ये एविडेंस होता है, इसको कोई नकार नहीं सकता। ऐसे कितने ही आप आर्टिकल्स देख सकते हो।
तो एक पबमेड साइट होती है जिसमें मेडिकल प्रोफेशनल्स देखते हैं, उसमें आप कितने ही आर्टिकल्स देख सकते हो, 2020, 2015, 2014, सेक्सुअल एडिक्शन प्रॉब्लम, सेक्स डिसफंक्शन, तो ये सब आपको मिल जाएंगे। दूसरा एक आता है, केस लोग कहते हैं कि प्रोस्टेट कैंसर हो जाता है। ये सवाल भी हम लोगों के मन में उठता है कि मास्टरबेट नहीं करेंगे, बाहर नहीं निकालेंगे तो प्रोस्टेट कैंसर हो जाएगा। हम पढ़ते भी हैं, आप पढ़ते हो गूगल में, लेकिन सत्य क्या है ये देखिए। 2016 का आर्टिकल है, रिव्यू आर्टिकल है। रिव्यू का मतलब होता है कि उन्होंने जितनी भी पूरी इंफॉर्मेशन है पूरे जहान में, उसको इकट्ठा किया, देखा कि क्या सच्चाई है, और क्या सच निकला। No universally accepted themes were identified. Throughout the sample there was insufficient agreement. माना हम इससे एग्री नहीं करते हैं, अभी इतना sufficient डेटा नहीं है, पूरा डेटा नहीं है जिससे हम कह सकें इन सर्वे डिजाइन एंड डेटा रिपोर्टिंग। न्यू रिसर्च including frequency of ejaculation and age range could lead to more definitive statements about masturbation practice and prostate cancer. माना और रिसर्च की जरूरत है जिससे पहले हम कह सकें कि हाँ मास्टरबेशन से कैंसर होता है। अब साइंस सीधा तो नहीं कहेगी कि नहीं होता है, क्योंकि साइंस में ऐसे नहीं है। आप कैसे कहोगे कि नहीं होता है? साइंस प्रूव करना पड़ता है उसको। तो कोई चीज अगर नहीं हो रही है, आप कैसे कहोगे कि इससे नहीं हो रही है? आप इतना कह सकते हो बस कि हाँ, जिसमें जो ये कर रहे थे, जो ये मास्टरबेट नहीं कर रहे थे, क्या उनमें हुआ? तो उन्होंने देखा कि ऐसा उनको कुछ तथ्य नहीं मिला। ये है असली लिटरेचर, मेडिकल लिटरेचर। गूगल नहीं होता है। गूगल में बहुत ही इंफॉर्मेशन सही गलत का आप अंदाजा नहीं लगा सकते। इसीलिए कहते हैं, डॉक्टर्स कहते हैं, कभी भी आप गूगल से पढ़ के मत जाओ अपनी बीमारी के बारे में, आप भटक जाएंगे। तो ये सब चीजें हमने जानी। अब सवाल आता है कि सर आपने इतना बताया कि ये सब करने से नुकसान ये होता है, ये साइकिल है, नहीं करना चाहिए, हमें सब समझ में आता है, लेकिन हम क्या करें? अब हमारे ये प्रॉब्लम है, हमें ये प्रॉब्लम हो गई है, तो हम इसे ठीक कैसे करें? इसका इलाज क्या है ये भी तो बताइए। हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं, वो हमें गोलियां देते हैं, कहते हैं इससे ठीक हो जाएगी प्रॉब्लम। तो क्या ये सही में काम करती हैं? क्या हमें लेनी चाहिए? कोई साइड इफेक्ट्स तो नहीं है? ये सब सवाल हमारे मन में आते हैं, और आप सभी के मन में भी आते हैं, और हम परेशान होते रहते हैं। अपने पढ़ाई को छोड़ के, अपने जॉब को छोड़कर पैसा इन चीज़ों पर बर्बाद भी करते हैं, लगाते हैं, लेकिन क्या फ़ायदा होता है? थोड़ा जानेंगे काम कैसे करती हैं मेडिसिन। तो आपने बहुत सारे दवाइयाँ देखी हैं, स्प्रे होते हैं, ऑयल होते हैं, अलग अलग एडवर्टीजमेंट से, ठीक है? तो हम जानेंगे कि क्या ये सही में काम करते हैं और इनका काम करने का तरीका क्या है। तो ये पूरी दवाइयों का हमने इस डायग्राम में पूरा डाल दिया है कि हर तरह की दवाई जितनी भी अवेलेबल है मार्केट में कैसे काम करती है। सबसे पहले आ जाता है टॉपिकल एनेस्थेटिक। एनेस्थेटिक का मतलब होता है सुन कर दे। तो एक दवाई आती है जो स्प्रे होता है, जिसमें डबल घोड़ा जिसको लोग बोलते हैं, हाँ, वो कैसे काम करता है कि आपकी ताकत घोड़े जैसी हो जाएगी। हाँ, वो काम कैसे करता है? क्या करता है, जब वो स्प्रे करते हैं तो उससे जो हमारी नर्व्स होती है, जिससे हमारी संवेदनशीलता आती है, कोई टच करता है तो एकदम से कुछ अलग सा महसूस होता है, वो खत्म हो जाता है। तो उस वजह से क्या होता है, उसको फीलिंग नहीं आती, तो फिर वो केमिकल, जब फीलिंग ही नहीं आएगी तो डोपामिन बनेगा ही नहीं, और डोपामिन नहीं बनेगा तो कड़ापन एक बार ही आया वो रहेगा जब तक कि उसको फीलिंग ना आए। लेकिन इसकी प्रॉब्लम क्या है? इसकी प्रॉब्लम ये है कि वो जो केमिकल होता है वो धीरे धीरे इन नसों नाड़ियों को डैमेज कर देती है, नुकसान पहुंचा देती है, इनको डेड कर देती है। और कुछ समय बाद क्या होगा, वो जो डेड होने की वजह से बॉडी को ऐसी आदत पड़ जाएगी कि अब उसको टच भी करेगा तो उसको फर्क नहीं पड़ेगा, उसको सुनपना हो जाएगा। इसको कहते हैं लिंग में सुनपना हो गया। सर अब मुझे महसूस ही नहीं होता कोई छू रहा है नहीं छू रहा है, तो इस समय के बाद होता है। तो उसके आप आदी बन जाओगे। वो यूज किया और हुआ, लेकिन वो जो एक इसकी अनुभूति होती है, जो सच्ची अनुभूति होती है, वो नहीं होगी, एक आर्टिफिशियल हो जाएगा। दूसरा आती है सिल्डेनाफिल, सबने नाम सुना है, जिसको वियाग्रा के नाम से और कई नाम से आती है। ये कैसे काम करता है?
ये क्या करता है, हमने देखा था कि कड़ापन क्यों आता है लिंग में, उसमें खून बहुत ज्यादा भर जाता है। और वो क्यों भर जाता है, नाइट्रिक ऑक्साइड हमने केमिकल आपको बताया था, वो ज्यादा होने से वो नसें खुल जाती हैं, उसमें खून भर जाता है। वियाग्रा क्या करता है, वो जो नाइट्रिक ऑक्साइड होता है वो कुछ समय के बाद इस केमिकल में ग्वानिन साइक्लेट में कन्वर्ट हो जाता है और उसका जो एक्शन होता है वो खत्म हो जाता है। लेकिन ये जो सिल्डेनाफिल होता है, ये क्या करता है, इसको NO को GC में बदलने नहीं देता, ग्वानिन साइक्लेट में बदलने नहीं देता, नाइट्रिक ऑक्साइड को बरकरार रखता है, उसको बढ़ा के ही रखता है। तो बढ़ा के रखना मतलब नसें खुली रहती हैं, ये देखिए नसें खुली रहती हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड निकलता रहता है, नसें खुली रहती हैं और उसमें कड़ापन बना रहता है। लेकिन इसके साइड इफेक्ट्स क्या हैं, अब कड़ापन बना रहेगा तो कई बार लोगों को देखा होगा उनका कड़ापन नॉर्मल नहीं होता और प्रायोपिज्म जैसी बीमारी हो जाती है, जिसमें जो आपकी ऊपर की स्किन होती है वो आगे नहीं आ पाती। इसके बहुत ही दुष्परिणाम होते हैं हमारे हार्ट पे, BP एकदम से लो करता है। इसीलिए जिन्होंने ये इस्तेमाल किया होगा उनको पता होगा, उनको एकदम चक्कर आएगा, सर में दर्द होता है, हाँ चक्कर आता है, सर में दर्द होता है, कई लोगों को हार्ट बीट तेज हो जाती है क्योंकि BP एकदम से लो करता है, हार्ट बीट को फर्क कर डालता है। अस्थमा के मरीजों को अटैक बढ़ जाता है, इससे हार्ट अटैक भी आ जाता है कई लोगों को। आप उसके बॉक्स पे पढ़ना, उस पे लिखा होता है कि इससे हार्ट वाले पेशेंट्स यूज नहीं कर सकते, इससे हार्ट अटैक आ सकता है। तो देखिए, क्योंकि ये हार्ट पर ऐसा तो नहीं होगा ना, क्योंकि आप एक गोली खा रहे हो तो पूरे शरीर पर असर करता है, सिर्फ नीचे असर करेगा ऐसा नहीं होता। तो हार्ट पर, ब्रेन पर, लंग्स पर, किडनीज पर, सब जगह असर करता है। और समय के साथ क्या होता है, क्योंकि बॉडी को उसकी आदत पड़ जाती है, तो अगेन क्या होगा कि इसके बिना कड़ापन आएगा ही नहीं, नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज होगा ही नहीं। तो ये साइड इफेक्ट तो छोटे एक दो बारी में अच्छा लगेगा, लेकिन बाद में लंबे समय यूज करने के बाद इसकी डोज बढ़ती जाएगी। तो ये इनको बोलते हैं PDE5 इनहिबिटर्स। तो ये यहाँ पर नाइट्रिक ऑक्साइड को बढ़ाते हैं। दूसरे होते हैं SSRIs, इसमें डेपोक्सिटीन, SSRIs ये एक तरह की दवाइयां होती है जो क्या करते हैं, हमारे मस्तिष्क में क्या करते हैं, सीरोटोनिन को बढ़ाते हैं। सीरोटोनिन क्या करता है, डोपामिन को चेक में रखता है, कम रखता है। डोपामिन एकदम से बढ़ने नहीं देता डोपामिन को, क्योंकि डोपामिन ज्यादा बढ़ेगा, सिग्नल नीचे एकदम से जाएगा और वीर्यस्खलन हो जाएगा। तो डोपामिन नहीं बढ़ेगा तो सिग्नल एकदम से नीचे नहीं जाएगा और वीर्यस्खलन तुरंत नहीं होगा। इसलिए इसको यूज करते हैं, इसका इस्तेमाल लेते हैं प्रीमेच्योर इजैकुलेशन में, शीघ्र पतन में। तो क्योंकि ताकि पतन ना हो तो डोपामिन तुरंत ना बढ़े और धीरे धीरे बढ़े और शीघ्र पतन ना हो। लेकिन दोबारा ये डिप्रेशन में भी यूज करते हैं, क्योंकि सीरोटोनिन आपको बताया एंटी डिप्रेसेंट होता है, डिप्रेशन में भी यही दवाइयां यूज करते हैं। और आपको मालूम है जो डिप्रेशन, एंग्जाइटी की सब बीमारी होती है, उनके साइड इफेक्ट्स अपने होते हैं और फिर शरीर को ये हैबिट फॉर्मिंग होते हैं, आदत लग जाती है। इनके बिना क्या होगा, अब आप खुद सोचिए, जब सीरोटोनिन बढ़ा रहे हैं और डोपामिन को कंट्रोल रख रहा है, अगर आपने दवाई नहीं ली तो क्या होगा, डोपामिन एकदम से बढ़ेगा और एकदम से आपका वीर्यस्खलन हो जाएगा। तो रिस्क क्या हुआ, जब आप दवाई नहीं लोगे, आपका जो पहले थोड़ा बहुत कंट्रोल था भी है वो बिल्कुल कंट्रोल नहीं रहेगा, डोपामिन एकदम से बढ़ेगा और एकदम से निकल जाएगा। इसका मानो एक गेट है, जैसे पहले गेट था तो उससे एकदम से बाहर कोई पानी नहीं निकल सकता, जैसे बांध होता है, डैम होता है, लेकिन एकदम से आप डैम हटा दो, बांध हटा दो वहां से, तो बाढ़ आ जाती है। तो ऐसे ही तुरंत स्खलन हो जाता है जब आप इसको इस्तेमाल नहीं करते, तो आप आदी बन जाते हो इन चीजों के। तो यही हमने देखा, डेपोक्सिटीन जो 5-HT माना सीरोटोनिन रिसेप्टर्स पे सीरोटोनिन को बढ़ाता है और डोपामिन ज्यादा नहीं निकलता है। इससे क्या होता है, हमारा इजैकुलेशन का टाइम, जो वीर्यस्खलन का टाइम होता है, वो बढ़ जाता है। तो दवाइयां बनी क्यों फिर, जब इनका नुकसान है तो फिर बनाई क्यों? ऐसा भी नहीं है कि इनका कोई काम नहीं है, लेकिन हमें समझना है इनका काम क्या है। ये एक्चुअली एक ब्रिज की तरह काम करती हैं। ब्रिज मतलब होता है कि आपको इससे उस पार जाना है, शॉर्टकट, जल्दी जाना है, हाँ, लेकिन जाना भी जरूर है। तो उस समय के लिए तो ठीक है ब्रिज, लेकिन रेगुलर ट्रीटमेंट के लिए, लंबे समय के लिए सही नहीं है।
कहने का मतलब ये है किसी को सीवियर प्रॉब्लम है, कुछ इमरजेंसी है, उसमें मेडिसिन काम कर सकती है, लेकिन लंबे समय में वो नुकसान करती है। तो टेम्परेरी रिलीफ जरूर देती हैं। जब तक कि प्रॉब्लम नेचुरल तरीके से ठीक ना हो तब तक टेम्परेरी टाइम के लिए इन चीज़ों को ले सकते हैं, टेम्परेरी टाइम के लिए, लेकिन ये जानते हुए कि इनका लंबे समय से इस्तेमाल हमारे शरीर की जो फिजियोलॉजी है उसको बदल देती है। उनके साइड इफेक्ट्स होते हैं ब्लड प्रेशर पे, हार्ट पे, पेट पर, लिवर, किडनी, ब्रेन पर। लंबे समय तक यूज करने से सुपर सेंसिटिव रिसेप्टर्स की हो जाती है। सुपर सेंसिटिव का मतलब है जो हमारे अंदर रिसेप्टर्स होते हैं वो ज़्यादा उनकी सेंसिटिविटी बढ़ जाती है, वो ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं, तो उनको वो केमिकल चाहिए ही होता है। अगर वो नहीं मिलेगा तो वो उल्टा काम करना शुरू कर देंगे। इसीलिए जैसे ही ये दवाइयाँ आप निकालोगे तो रिलैप्स हो, और बहुत ग्रेटर फोर्स, उतनी बहुत ज़्यादा तेज़ी से रिलैप्स होगा। रिलैप्स का मतलब फिर से प्री मैच्योर इजैकुलेशन बहुत जल्दी होना शुरू हो जाएगा अगर आपने दवाई नहीं ली। इरेक्शन अच्छा नहीं होगा और एडिक्शन वापस आ जाएगा जैसे आप ये दवाइयाँ छोड़ोगे। इसीलिए कहते हैं कि दवाइयाँ रेगुलर, फिर इनकी आदत पड़ जाती है, जिसको आम भाषा में कहा डॉक्टर कहते हैं आदत पड़ जाएगी आप। और हमने जब जान ही लिया कि ये लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट ये आपको आदी बना लेती है, इसलिए ये लंबे समय का ट्रीटमेंट नहीं करती है। आपको जानकर जो लोगों ने इलाज लिया भी होगा उनको आप पता भी होगा कि डॉक्टर्स भी जो हैं वो बिहेवियर मॉडिफिकेशन या ब्रेन कंडीशनिंग जिसके द्वारा परमानेंट ट्रीटमेंट होता है इस चीज़ों का, उस पर भी फोकस करते हैं। तो लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट या रेगुलर परमानेंट ट्रीटमेंट है क्या इसका? अगर देखा जाए पहले तो ये हम समझेंगे कि क्या करने से, क्या एब्स्टिनेंस करने से, माना ब्रह्मचर्य का पालन करने से कुछ फायदा होता है? हाँ, मेडिकल साइंस में ये प्रूव कर दिया है कि देखिए एक हेल्दी कंट्रोल माना जिसको ये आदत लत नहीं थी। लाल मतलब खून का बहाव अच्छा है, जितना लाल होगा उतना अच्छा होता है, और पीला, हरा बेकार होता है, हरा और नीला बेकार होता है। तो एक महीना जो बिल्कुल नहीं करता उसका ब्रेन श्रिंक हो जाता है। जिसने एक महीना ब्रह्मचर्य का पालन किया, देखिए थोड़ा थोड़ा लाल आना शुरू हो गया, और जिसने 14 महीने किया उसमें खून की बहाव ब्रेन में बढ़ती गई और उसका ब्रेन ज्यादा सक्रिय हुआ। तो ये मेडिकल साइंस ने भी प्रूव कर दिया है कि जितना लंबे समय आप पालन करते हैं, अपने वीर्यनाश नहीं करते हैं, तो आपके ब्रेन की परफॉर्मेंस भी बेटर हो जाती है, जिसको हम सब ब्रह्मचर्य के फायदों को सुनते रहते हैं, अनुभव करते रहते हैं, समझते रहते हैं। सुनिए, केवल फिजिकल एब्स्टिनेंस और ब्रह्मचर्य ही सब कुछ नहीं है। इसका परमानेंट सॉल्यूशन ब्रेन रिवायर में है। उसका एक प्रोसेस होता है। पिछले 8 साल में हमारा ब्रेन रिवायर सबसे ज्यादा इफेक्टिव साबित हुआ है और हजारों लोग इसी ब्रेन रिवायर से ठीक हुए हैं। ब्रेन रिवायर को एक्सप्लोर करने के लिए आप मंथनम का ऐप जरूर इंस्टॉल करें। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। उसके बाद आपके आगे की जर्नी एक ब्राइट फ्यूचर की तरफ होने वाली है। ऑल द बेस्ट।